हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज मैं आपको सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम देने वाला हूँ। और यकीन मानो 80 में से 80 निकालने के लिए मार्किंग स्कीम को थॉरोली पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पिछले कई साल से मैं बच्चों के 80 में से 80 हर साल निकलवाता हूँ। और जब भी मैंने कभी टॉपर से बात की है तो मैंने ये चीज़ कंक्लूड की है कि हाँ, इस बच्चे ने जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है और उसकी मार्किंग स्कीम ये बहुत थॉरोली पढ़ी थी। होता क्या है, मार्किंग स्कीम जब आपको पता चलती है तो आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना होता है, कितने नंबर के मार्क के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है हमें लिखने की, वो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। और जब आप अपना बोर्ड का एग्जाम लिख कर आते हो तो एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने के लिए भी सीबीएसई एक ऐसा ही मार्किंग स्कीम देती है जिसके बिहाफ पर वो आप लोगों को मार्क्स देते हैं। और यकीन मानो, जो मार्किंग स्कीम होती है ये बहुत ज़्यादा आपकी जो एग्जैक्ट अभी आपको सैंपल मार्किंग स्कीम अभी सीबीएसई देती है बिल्कुल वैसी ही रिजेंबल कर रही होती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट हाँ, आपकी मार्किंग स्कीम बिल्कुल वैसी ही मैच कर रही होती है। यार, तीन चीजें हैं जो कि आप बिल्कुल ब्रेन को खोलकर उसको थॉरोली पढ़ लो, चाहे भले ही एक दिन एक्स्ट्रा लगा लो, क्योंकि यकीन मानो ये जो समय आप एक्स्ट्रा लगाओगे वो आपकी तैयारी के अंदर बहुत समय बचा लेगा। सबसे पहले आपको जो है वो ब्लूप्रिंट अपने पास रखना है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ब्लूप्रिंट का क्या फायदा होता है भाई, अगर आप लोगों को पता है, यहाँ पे वैसे ये 11th का है, मैं इसको जरा खोल के नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो कैसा दिखने वाला है, तो मेरे भाई आपकी जो तैयारी होती है वो बहुत कम समय लेती है। मेरा क्या मतलब है, अगर आपको यहाँ पे पता है कि भाई मेरा जो पहला सेक्शन है वो 22 नंबर का आएगा, जिसके अंदर पहला पैसेज देखो मेरा 12 और दूसरा पैसेज जो है मेरा 10 नंबर का आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा पहला नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 12 नंबर का आने वाला है और ये मेरा 10 नंबर का आने वाला है। अब इसके अंदर मुझे ये पता करना है कि जो पहला मेरा पैसेज आएगा उसके अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको पता करने के लिए मैं सैंपल पेपर की तरफ जाऊंगा। अब अगर सैंपल पेपर में देख रहा हूँ तो यस, मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया कि भाई ऐसा ऐसा जो है वो पैसेज सा बना हुआ है। अब उसके बाद मेरे माइंड को मुझे क्लैरिटी कैसे देनी है कि जनाब देख, फर्स्ट का जो पहला पार्ट होगा उसका तो ऑप्शन हमें जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलना है, सेकंड भी हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलना है, लेकिन जो थर्ड है वो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर मुझे 40 वर्ड के अंदर लिखने हैं। अब 40 वर्ड के अंदर लिखने हैं तो कैसे आंसर को प्रेजेंट करना होता है, एग्जामिनर हमें किस बेस पे जज कर रहा होगा। और ये चीज फिक्स है कि जो पहले आपका पहले पैसेज का थर्ड क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको चीजें लिखनी ही है, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आना है। अब कैसे जजमेंट होगी, इसके लिए मार्किंग स्कीम पर आ जाओ। यहाँ पे अगर आप ये थर्ड देखोगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि भाई यहाँ पे दो अगर आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप एक करेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के भी देखता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, शेयर एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स टू सपोर्ट द व्यू दैट राइटर्स राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव एंड ह्यूमरस। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरा फ्रेम हो रहा होगा जिसमें मुझे पैसेज की कुछ एग्जैक्ट लाइंस उठा उठा के लानी पड़ेगी। तो ये बात फिक्स है। अब मेरे ब्रेन को ये क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ, थर्ड नंबर पे इसी तरीके का जो क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने दोनों चीजें एग्जैक्ट उठा के दे दी तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर मैंने एक भी उठा के दे दी तो मुझे 1 नंबर मिल जाएगा। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे बच्चे जो है वो राइटिंग सेक्शन को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोगों को जरा राइटिंग सेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड नंबर पे मेरा नोटिस फिक्स्ड है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे मुझे मेरे पेपर के अंदर नोटिस ही देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर मैं आंख मीच के मेरे ब्रेन को क्लैरिटी, फॉर एग्जांपल मेरे ब्रेन को क्लैरिटी है कि सबसे पहले मैं जाके जो है वो सेक्शन बी से स्टार्ट करूंगा, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो कि थर्ड नंबर का होगा वो मुझे नोटिस ही मिलने वाला है। अब उसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर फॉर्मेट क्या है, कोई ये फॉर्मेट बता देता है, कोई वो फॉर्मेट बता देता है। मैं कहता हूँ भाई सबको गोली मारो, एक फॉर्मेट जो कि सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है आप वही जो है फॉलो करो। मैं कह रहा कोई माई का लाल आपके नंबर नहीं काट सकता। कैसे भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट लिखने के आपको 1 नंबर मिलेंगे। देखो, करेक्ट फॉर्मेट एज लिस्टेड, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए कि क्लास 11वीं और 12वीं के बच्चों को आपने अटेंशन दिया है, इसके मार्क्स हैं। आपको इवेंट की मेंशनिंग करनी है, इवेंट की डेट, इवेंट का टाइम, इवेंट का वेन्यू ये मेंशन कर रहा है। एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, रेफरेंसेस देनी है। तो ये जब आप पूरा करोगे तब जाके आपको 4 नंबर इसके अंदर प्रॉपर मिलेंगे। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो हमारे एंड वाले क्वेश्चन है कि सर
12th नंबर का क्वेश्चन और 13 नंबर का क्वेश्चन ये थीम बेस्ड आने वाले हैं। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करूं। मैं कहता हूं मेरे लाल एक बार जरा मार्किंग स्कीम उठा के देख ले। यहां पे अगर आप एंड की तरफ आओगे, यहां पे देखो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर 7वें नंबर पे ब्लूप्रिंट होने का क्या फायदा है। अगर 7वें नंबर पे आपको ये बोला है ना कि भाई एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट मिलेगा, 2 आपको पोएम्स मिलेंगी, उसमें से एक आपको करना, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा जो कि फ्लेमिंगो का होगा, और एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 7वें नंबर पे यही चीज फिक्स है। समझ रहे हो, आपके ब्रेन को क्लैरिटी तो है कि किसके बाद मेरा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। यहां पे अगर मैं आपसे देखो, यहां पे लॉन्ग आंसर की बात की हुई है, यहां पे लॉन्ग आंसर की बात की हुई है। अब ये क्या है कैसा है इसके जानने के लिए मैं जरा सैंपल पेपर उठा लेता हूं। 12वें नंबर पे चलते हैं जरा। आ जाओ भाई, 12वें नंबर का क्वेश्चन कहाँ है। आओ भाई, 12वां 12वां कहाँ है 12वां। यस, ये आ गए अपन, ये अपना 9th आ गया, देन उसके बाद ये 10th क्वेश्चन आ गया, देन उसके बाद ये आ गया अपना 12th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि जनाब आप हो पेब्लो नेरूदा, किसके ऑथर जो कीपिंग क्वाइट के थे। ये लाइन पढ़ता है आपके माइंड के अंदर आनी क्या चाहिए कि भाई पेब्लो नेरूदा ने मुझे एक चीज बोली थी कि बेटा शांत रह, स्टिल रह, 12 तक गिनती गा, तेरे को तेरी चीज़ों की बहुत क्लैरिटी मिलेगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर, और तुम जो है जो हमने देश के अंदर इधर उधर इतनी खुद को तबाह कर रखा है जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, इधर रंग रूप के नाम पे, वो सब इक्वल हो जाएगा। ये हमें जो है हमारे पेब्लो नेरूदा साहब ने कहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई तुझे एडवाइस देनी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लिखी थी। उन्हें बड़ा दुख था उन लोगों का, वो लोगों से गुहार कर रहे थे कि भाई आप रुको, उनको जरा जो है उनको भी जरा देखो। तो आपको एडवाइस देनी है जो है हमारे रोड साइड स्टैंड के ऑथर को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नीचे वो लिख के देते कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिख के देंगे और अपना एंडिंग पॉइंट पेपर के अंदर हमें लिख के देंगे, और ये एग्जैक्ट लिख के देंगे। समझ रहे हो, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा बट इसी टाइप का बनेगा। तो आपको क्या सोचना है कि हाँ भाई मैं क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि देख भाई मैंने अपनी पोएम के अंदर लोगों को ये सलाह दी थी कि आप लोग जो है 12 तक गिनती गाओ, शांत रहो, और मैं तुझे भी ये बात बोलूंगा कि भाई तू भी जो है थोड़ा शांत रहे, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन रख, तब जाके तेरे को उन लोगों के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी कि उनके लिए तुझे क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। अब बात ही आती है कि सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके अंदर कितना लिखे, कैसे लिखे। आओ ना भाई, मार्किंग स्कीम उठाओ तो सही, आओ जरा यहाँ पे 12वें नंबर के क्वेश्चन पे। कैसे तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, आ जाओ। 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स भी तुम्हें भतेरे इसके अंदर मिल जाएंगे कि तुम्हें कैसे लिखना है। ये लो भाई, तुम्हें प्रॉपर यहाँ पे पता चल रहा है कि डियर रोबोट, रोबोट कह रहा हूँ, डियर रोबोट, I read your poem Roses and struck by the conflicting emotions that you express towards the end. ठीक है, मेरे जो है बड़े मिक्स इमोशन जो है एंड की तरफ आए हैं. I understand that it can be difficult to make decisions when the overwhelming are emotions. In my own experience, ठीक है, अब उसके बाद उस पोएम के बारे में बता दो कि भाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है तुझे मूवमेंट निकालना चाहिए. मैंने लोगों को जो है यही सलाह दी है और मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि तू भी थोड़ा सा जो है मूवमेंट निकाल. तू उन लोगों के बारे में बेहतर जान पाएगा, उनको जो है बेहतर समझ पाएगा और उनके लिए बेहतर डिसीजन जो है वो ले पाएगा. उनके क्या स्ट्रगल्स है, उनके जो पेन्स है वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ पाएगा. यही बात आपको लिखनी है सारी. ऐसे आपको आंसर्स की फ्रेमिंग करनी है. अब जब आपके ब्रेन को क्लैरिटी है कि मुझे कैसी कैसी चीज़ें करनी, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप अगर 10:15 बजे डेली अपने हाथ में एक अनसॉल्व सैम्पल पेपर उठा रहे हो और उसको 10:30 बजे शुरू कर रहे हो, यकीन मानो 80 में से 80 नंबर लाने की रेस के अंदर ना बहुत से बच्चे जो है वो इसी रास्ते से होके निकलते हैं. वो डेली सैम्पल पेपर लगाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ अलग से फंक्शन नहीं करता एग्जाम वाले दिन. कुछ अलग से शक्तियां नहीं आ जाती, कुछ अलग से चमत्कार नहीं हो जाते. हम जैसा उसको ट्रेन करेंगे वो वैसा ही चलता रहेगा. अब अगर मेरे ब्रेन को आदत है कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मुझे जो आंसर्स की फ्रेमिंग करनी है, मुझे लेटर राइटिंग करनी है, मुझे नोटिस राइटिंग करनी है, तब जाके 80 में से 80 निकलेंगे. और ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा. एक बार और आ जाओ मेरे भाई. इसी के साथ जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दूसरा वाला, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई डिफरेंट वुमेन्स जो हमने पढ़ी हैं हमारी बुक्स के अंदर, जैसे कि हमारी आंट हो गई जेनिफर टाइगर वाली, गोइंग प्लेसेस के अंदर हमारी सोफी हो गई, लॉ स्प्रिंग के अंदर हमारी दादी हो गई, ठीक है, और माय मदर 66 के अंदर कमला दास हो गई, उनकी ममा हो गई. अब इनके बीच में हमें जो है क्या बोला है कि ये जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है वुमेन ने अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे हैं. अब हमें जो है इनके पोर्ट्रे हाईलाइट करने हैं कि इनके पास क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं. भाई बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूँ इससे आसान सवाल बन नहीं सकता. अगर आपके चैप्टर क्लियर है ना, आप सबसे पहले आंट जेनिफर आंटी के बारे में बताओ कि भाई हमारी जो आंटी है वो
पुरुष प्रथा जो एक समाज है उसके अंदर दबी हुई है, उनके अंदर जो है वो फ्रीडम वाला भाव नहीं आ रहा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो उन टाइगर्स को के ऊपर व्यक्त कर रही है, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है, सारी चीज़ें किस पे, उनके ऊपर, टाइगर्स के ऊपर। वहीं इसके और सोफी के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखा दो कि इन कॉन्ट्रास्ट टू सोफी एक ऐसी लड़की है जो कि बिल्कुल फ्रीडम से रहती है और बिल्कुल ही उसके सोच विचार एकदम खुले हुए हैं, वो किसी से डरती नहीं, वो बाहर जाना चाहती है। लेकिन इन दोनों के अंदर फिर आप देखो, आपने कॉन्ट्रास्ट दिखाया, इन दोनों के अंदर फिर आप सिमिलैरिटी भी दिखा दो कि भाई आंटी जो है अपनी मन की फीलिंग वो अपने टाइगर्स को बना के व्यक्त कर रही है, और जो सोफी है अपने मन की फीलिंग अपने भाई को बताती थी। तो यहां पे दोनों अपनी मन की फीलिंग तो बताते थे, यही तो बात करनी है हमें। अब उसके बाद लॉ स्प्रिंग के अंदर आप दादी का जिक्र कर दो कि भाई दादी ने तो अपनी डेस्टिनी मान ली थी कि हम तो इस जो है इस समाज के अंदर पैदा हुए हैं, तो हम तो चूड़ियां ही बनाएंगे। वहीं जो हमारी माय मदर 66 जो हमारी कमला दास की माँ है, वो भी, उनकी भी एज हो चुकी है, और वो भी जो है अपनी बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रही है, और इस दुख को कमला दास डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। आ तो गई भाई सारी चीजें, सारी बातें आ गई, और कैसे लोगे भाई? आ जाओ, इसका जरा आंसर की फ्रेमिंग देख लो। कहां से देखोगे? यहीं से देखोगे। लो भाई आ जाओ, ये गुड मॉर्निंग एनीवन, गुड मॉर्निंग एनीवन कह रहा हूं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये बात तो आपकी फिक्स है, आप जो है इसके अंदर बताओगे। देखो सबसे पहले आंट जेनिफर की बात हो रही है कि जो कि देखो पैट्रियार्की, मतलब कि जो कि पुरुष प्रथा समाज के अंदर दबी हुई है, वो अपनी जो है एक्सपेक्टेशंस अनएबल टू अटेन फ्रीडम वाली बात हो गई। ठीक है, इनको हाईलाइट करते चलो। अब जो वो स्ट्रेंथ चाहती थी वो जो है वो नहीं कर पा रही। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इन कॉन्ट्रास्ट बता दिया किसका, कि इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस सोफी बड़ी एम्बिशियस है, डिटरमाइंड है, और वो बड़ी सोसाइटी के उससे जो है वो फ्री रहती है, ये वो सारी करके आपने कहानी समझा दी। नीचे जो है लॉ स्प्रिंग के बारे में आपने जो है जिक्र कर दिया, लॉ स्प्रिंग के अंदर जो दादी थी उसके बारे में जिक्र कर दिया, और देन उसके बाद हमारी जो माय मदर 66 की मम्मा है उनके बारे में बता दिया। तो यही तो बात है भाई, जब आपके ब्रेन को क्लैरिटी है ना कि 5 नंबर के अंदर मुझे कैसे कैसे आंसर्स की फ्रेमिंग करनी है, तब जाके पेन चलेगा। आप लोगों को अगर ये लग रहा है ना कि सर जो है आंसर लिखते रहेंगे और मुझे इंग्लिश आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। वो थोड़ी हो झुमरू के यहाँ पे किताब के ऊपर कान लगा और सारी जो है वो घुस गया दिमाग के अंदर। पेन चलेगा ना, तब जाके मार्क्स निकलेंगे मेरे भाई। और ये चीज़ें आप लोगों को कोई बताएगा नहीं। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आपकी बोर्ड्स के लिए मैं पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, चैनल के ऊपर हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसी के साथ मैं आपका हाथ यहीं पे भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोगों का जो एंट्रेंस है CUET, उसकी भी इंग्लिश लैंग्वेज की कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन जो है मैं करवा रहा हूँ। उसके लिए इतिहास में पहली बार मैंने ऐसा बैच लॉन्च किया है जो कि आप अंडर 500 रुपीज़ खर्च जो है वो पे कर सकते हो। देखो 423 रुपीज़ मैंने इसका प्राइस रखा है। उसके बाद जो है GST वगैरह जो लगता है वो देखो, वो तो हमारे गवर्नमेंट के पास जाता है, हमारे पास नहीं आता। तो भाई आप अपनी CUET की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। यही एक ऐसा बैच है, लास्ट ईयर बहुत से बच्चों के इंग्लिश के अंदर 100 में से 100 परसेंटाइल निकलवाए थे। तो भाई मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपके बोर्ड्स के लिए भी और आप लोगों के CUET के लिए भी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं मेरे भाई। बैच के अंदर आपकी लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आपकी ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, डाउट सपोर्ट मिल जाएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर A to Z कवर्ड मिलेगी। आपको बोर्ड्स के साथ चीज़ें कैसे मैनेज करना, हर एक चीज़ मैंने इसके अंदर समझाई हुई है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।